नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 28 जुलाई के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट किसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज हमारा सेशन। देखिए, यूपीएससी और ईपीएफओ के लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है, हमारे पेड ग्रुप चालू हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060689 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे रहे ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी। आप इनको टाइप करके वहाँ पे ये फ्री के चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो टॉपिक्स हमारे आज जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स या फिर मेंस में आ सकते हैं वो हैं ये वाले। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, फूड टेक्नोलॉजी संबंधित, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता से संबंधित, मैनेजमेंट प्रबंधन से संबंधित एक बिल लाया गया है 2021 का, पूरी जानकारी लेंगे इसके बारे में। साउथ कोरिया भी जैसे कि इजराइल का आयरन डोम है ना, मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाला सिस्टम, वैसे साउथ कोरिया भी बनाने की कोशिश कर रहा है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रशिया का मॉड्यूल नौका जा रहा है, नौका। ठीक, देखते हैं कैसा चौका क्या लगाने वाला है ये चीज़, सारी जानकारी लेंगे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20, ठीक, पीरियोडिक जो है लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें सारी जो इकोनॉमी के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं वो भी इसमें समझाऊंगा, बेसिक्स भी। ठीक, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस यानी कि उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। ठीक, तो इससे संबंधित भी सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग विस्तार से। हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट डे है 28 जुलाई का, वो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अगला है कि नेचर कंजर्वेशन डे। नेचर कंजर्वेशन डे ये कब होता है? 28 जुलाई को होता है। जो भी इम्पोर्टेंट डे आपका इन्वायरमेंट से संबंधित हैं उनको कंठस्थ तरीके से याद कर लीजिए। हमारा देखिए पहला जो टॉपिक है आज का वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है, उद्यमिता है और प्रबंधन विधेयक 2021 संबंधित है। जीएस पेपर 3 का जो फूड प्रोसेसिंग वाला जो टॉपिक है उससे बिल्कुल डायरेक्टली आता है ये। बाकी जो इंस्टीट्यूट की बात हो रही है तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी, तो गवर्नेंस की भी बात हो जाती है। अभी पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर दिया है, पूरे पार्लियामेंट ने, यानी कि पहले ये आया था राज्यसभा में 15 मार्च को पास कर दिया गया था और अभी 26 जुलाई को लोकसभा के द्वारा भी पास कर दिया गया। लेकिन ये बिल क्यों है अभी भी? क्योंकि अभी प्रेसिडेंट महोदया का एसेंट नहीं मिला है। ठीक, और जिस दिन से एसेंट मिलता है क्या बिल उसी दिन से लागू हो जाता है? बताइए, नहीं, बिल लागू होगा जो डेट लिखी होगी गजट में, अधिसूचना निकाली जाएगी, गजट में बताया जाएगा फला फला डेट से ये पर्टिकुलर बिल या कानून लागू किया जाएगा। ठीक, ये प्रक्रिया समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक, पहले का नाम है जो कि तमिलनाडु में इंडियन इंस्टीट्यूट है आपका फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण जो है आपका तकनीक। ठीक, और दूसरा इंस्टीट्यूट है हरियाणा में जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता और मैनेजमेंट। अब इन दोनों इंस्टीट्यूट को जो है अब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक, तो ये जो है बिल लाने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह है कि इन दोनों इंस्टीट्यूट को, और इन दोनों में देखिए एक जगह टेक्नोलॉजी मिल जा रही है, दूसरे के एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट प्रबंधन मिल जा रहा है। तो अब इनको जो है आपका राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बना दिए गए हैं और ये दोनों ही आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते थे। अब जो बिल है ये वाला, इसने कई सारे इंस्ट्रक्शन देगा, यहाँ पर रिसर्च बताएगा कि फूड टेक्नोलॉजी में कैसे क्या क्या करना है। ठीक, अनुसंधान इस पर किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उद्यमिता कैसे लानी है फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, और मैनेजमेंट कैसे करना है, लर्निंग और डिसेमिनेशन भी जो है
जो भी नॉलेज इससे प्राप्त होगी उसका अच्छे से अच्छा करना है। क्योंकि फाइनली है तो इंस्टीट्यूट ही ना, इंस्टीट्यूट से संबंधित बिल लाया गया है। अच्छा भैया, एक चीज़ ये दिमाग में आपके आ रहा होगा कि ये दो इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोला गया है, तो ये है क्या चीज़? नेशनल इंपॉर्टेंस से क्या हो जाएगा? तो देखिए, नेशनल इंपॉर्टेंस से ये होता है कि इन इंस्टीट्यूट को खुद से ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना, जब किसी को आप रिमोट कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो आपके हिसाब से चलता है, आपके सोच के दायरे में बंधा रहता है। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति को आप थोड़ी ऑटोनॉमी देते हो, जो आपको लगता है कि हाँ सक्षम है, ठीक, तो उसको जो है वो नए और नवीनतम जो है कोर्सेज लेके आएगा और जो है उसको वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। ये चीज़ है इंस्टीट्यूट को, इसीलिए नेशनल इंपॉर्टेंस इसको जो बनाया गया है। और इसको जो है ये फॉरेन जो एक्सीलेंट फैकल्टी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी अपने यहाँ बुला सकता है इन इंस्टीट्यूट्स में, ठीक। अगला ये है कि अच्छे से अच्छे मानक तैयार किए जाएंगे एकेडमिक और शैक्षिक और शोध कार्य के लिए। इसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब है, वो सब को अपग्रेड किया जाएगा जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में होता है, ठीक। वाइस चांसलर जो आपके NIFTEM वाले थे, तो उनके हिसाब से स्टूडेंट्स को हम जो है इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि भैया वो इंटरनेशनली जाके जो है फूड साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनली जाके काम कर सकें, क्योंकि ये एक लौती जो है यूनिवर्सिटी है भारत में जो कि इस तरीके का काम कर रही है। तो हम ऐसा उनको बना दें स्टूडेंट्स को कैन ऑल्सो बी ट्रेन, तो उनको हम बाहर जाके भी प्रशिक्षण दे सकते हैं, ठीक, बाहर जाके भी इंटरनेशनल प्रशिक्षण उनको मिल सके। अगला है कि इंस्टीट्यूट जो है एक करिकुलम बनाएगा अपना, ठीक, अपना जो है एक ये पाठ्यचर्या प्रावधान बनाएगा, करिकुलम बनाएगा, प्रोविज़न बनाएगा, जिसके थ्रू जो है फूड प्रोसेसिंग कैसे होनी है, खाद्य प्रसंस्करण कैसे होना है, जैसे कि फूड बायो नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक, आपका कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी। देखा होगा आप लोगों ने, मतलब कई सारे जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती हैं उनकी पेरिशेबल लाइफ, मतलब सड़ जाते हैं वो जल्दी, तो उनको ठंडा रखा था, तो उसके लिए कोल्ड चेन बनाए जाते हैं। ज़्यादातर आलू भरने के लिए आप लोगों ने देखा होगा सड़क के किनारे ज़्यादातर होता है, जहाँ पे आलू जहाँ ज़्यादा होता है, तो ठीक। तो इन सब में जो भी टेक्नोलॉजिकल गैप है उनको पूरा किया जाएगा। दे कैन ऑल्सो नाउ ओपन न्यू सेंटर, अभी नए सेंटर भी भारत में कहीं पे भी बनाए जा सकते हैं और बाहर भी, और अलॉन्ग विद दिस गिविंग देम द स्टेटस ऑफ, अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो हो गया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी कुशल जनशक्ति के सर्जन का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। यानी कि ये जो है इसकी वजह से स्किल्ड मैन पावर भी बन सकेगी। ये सारी चीज़ें हैं। और अब आप लोग के लिए देखिए यहाँ पे होमवर्क ये है कि देखिए, जो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और जो मैसेज में, पिंड मैसेज में, एक तो आप लोग को बताता हूँ कि भैया क्या चीज़ रिवाइज करो, वो तो किया ही करो वाला टॉपिक, साथ ही साथ जो है कुछ और भी एक्स्ट्रा हैं चीज़ें, जैसे कि आप फूड प्रोसेसिंग टॉपिक जो है GS पेपर 3 वाला निपटाओ, करो उसे, आज रिवाइज करो। GS मेंस का जो सिलेबस है GS 3 का, उसमें आपको मिल जाएगा फूड प्रोसेसिंग टॉपिक, ठीक। आप लोग इतने समझदार हो गए हो कि अब कहाँ से आपको क्या पढ़ना है ये भी आप जानते हो, नहीं तो हमारे साथ हो तो आपको जो है ये वाली चीज़ें बता दी जाएंगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी इश्यूज से, या फिर आप ये कह सकते हो कि GS पेपर 2 के जो है आपका IR से संबंधित है। देखो यहाँ पर क्या है, GS पेपर 2 और GS पेपर 3 ये तो पूरे के पूरे करंट अफेयर बेस्ड हैं, और इसमें कई सारे क्वेश्चन, मैंने आज जो क्वेश्चन दिया है वो भी कई सारे क्वेश्चन मिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना, मिक्स टाइप के होते हैं। और जैसे कि आपका साउथ कोरिया सिक्योरिटी इशू से संबंधित भी है और आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित भी है, तो GS पेपर 2 GS पेपर 3 दोनों के संबंधित ये अलग हो जाता है। देखिए साउथ कोरिया का जो वर्जन है, साउथ कोरिया चाह रहा है कि आयरन डोम जैसा वो एक अपने आप ही मिसाइल इंटरसेप्टर बनाएं, ठीक है ना। जैसे क्यों उसको खतरा किससे, इससे नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया से जो है ये देखिए डीमिलिटराइज्ड लाइन है, आप लोगों को बताना है कि कितने लैटिट्यूड पे या फिर कितने अक्षांश पे है, ठीक। लैटिट्यूड कितने पे है ये बताना है आप लोगों को, इसका नाम है एक, उसी नाम पे डीमिलिटराइज्ड जोन रखा गया, मतलब इस पे मिलिट्री नहीं होगी। और ये कोई लाइन नहीं है, ये काफ़ी मतलब ऐसे बफर जोन है एक तरीके का, ठीक, इतना छोड़ा गया है। अब सियोल, ये साउथ कोरिया जो है ये नॉर्थ कोरिया से इनकी लड़ाई आज तक चल रही है, लॉन्गेस्ट रनिंग वॉर है, ठीक। 1950वीं सदी में जो है आपकी दशक में क्या हुआ था
कि भारत ने पीठासीन अधिकारी बनते हुए इन दोनों के बीच में बीच बचाव किया था, आर्मिस्टिस हुए था, लेकिन वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर पूछा है तो लॉन्गेस्ट रनिंग वॉर कौन सी है, तो वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जो है, आपको पता है इनके पास मिसाइल पावर है, तो आयरन डोम की तरह ये साउथ कोरिया बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ बात कही है कि हमारा जो ये आयरन डोम की तर्ज पे होगा इंटरसेप्टर, हम भी रोकेंगे मिसाइल को अपने यहाँ गिरने से, ठीक, हवा में ही मार गिराएंगे, लेकिन इसमें कई सारी चेंजेस होंगे, कई सारी चीज़ें जो है साउथ कोरिया के अनुसार होंगी, ठीक। और इजराइल चूँकि अलग उसकी ज्योग्राफी है, भूगोल अलग है, उसका जो है उसके नेबर्स अलग हैं, हमारे नेबर्स टाइप अलग है जिनसे वो निपटता है, जैसे हमास से निपटता है। हमास कौन है? हमास जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन नॉर्थ कोरिया को टेररिस्ट थोड़ी ना, ये तो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है, कभी कभी जो ट्रेडिशनल जो स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से इनके ऊपर हमला होता है, तो इसको जो है ज़्यादा जो है क्या कह सकते हैं, लीगल माना जाता है। हमास तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको तो रोका भी जा सकता है, ठीक। उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, इतने नॉर्थ कोरिया के पास हैं। तो साउथ कोरिया कुल मिला के ये बात ये कह रहा था कि हमारे यहाँ के हमारे हिसाब से ये आयरन डोम होगा। सबसे बड़ा मेजर फ़र्क जो होगा वो ये होगा कि नॉर्थ कोरिया से आने वाले लॉन्ग रेंज जो मिसाइल सिस्टम भी हैं नॉर्थ कोरिया से आने वाले, उनको भी ये मार सकेगा साउथ कोरिया वाला जो इंटरसेप्शन वाला सिस्टम है, जो कि इजराइल वाला जो आयरन डोम है वो नहीं कर पाता है, ठीक। और एक चीज़ और भी है, साउथ कोरिया इजराइल से जो है काफ़ी टाइम से जो है सामान ले रहा था, और ये भी लग भी रहा था कि आयरन डोम भी इसी से खरीद लेगा। नहीं खरीदा, ज़्यादातर क्या खरीदा है, इसी टाइप के जो है उन्होंने राडार लिए हैं, ताकि देख सकें, डिटेक्ट कर सकें, हाँ भैया मिसाइल कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आयरन डोम जैसा इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं लिया साउथ कोरिया ने। और ये खुद भी जो बना रहा है, ये इसने खुद कहा है कि 2035 तक हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बहुत टाइम है, मतलब 15 साल आगे की डेट बता रहे हैं। तो ये चीज़ है। साथ ही साथ आप लोग से क्वेश्चन ये है कि साउथ कोरिया में एक मतलब ये मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है थार्ड। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ भी चुका है, इसलिए मैं आप लोग से भी पूछ रहा हूँ कि भैया बताओ, इससे पता चलेगा कितने लोग ने प्रीलिम्स के क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए। थार्ड का फुल फॉर्म क्या है और ये किस कंट्री से साउथ कोरिया ने लिया है, ठीक, ये चीज़ बताना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से संबंधित थी आपकी। साउथ कोरिया ने कहा है कि हम आयरन डोम जैसा ही एक इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना चाहते हैं, जो कि इजराइल का आयरन डोम जैसा होगा, बट हमारे हिसाब से होगा, ठीक। ये सारी जो मैंने थी आपको यहाँ पे बता दी हैं। लॉन्ग रेंज और रॉकेट से जो अटैक है उससे डिफेंस सिस्टम है, काफ़ी महंगा भी होगा आयरन डोम से, ये इन्होंने कहा है, ठीक। 2035 तक करेंगे। 1000 जो आर्टिलरी पीसेस हैं नॉर्थ कोरिया से आते हैं, उनसे जो है ये होता है। डीएमजी वाले मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, कितनी विथ है और कितने अक्षांश पे, लैटिट्यूड पे, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। और ये क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों भाई साहब ये खरीद रहा है। आपको पता है कि एक तो नॉर्थ कोरिया से तो इसकी लड़ाई चली रही है, साथ में चाइना भी है, जापान भी है, रशिया भी है, मतलब जो नेबर हैं वो इतने मतलब ठीक ठाक नहीं है, सारे बदमाश हैं। तो जैसे इंडिया है ना, इंडिया के जो है इधर पाकि बैठा हुआ है, इधर चाइना बैठा हुआ है, तो इनसे जो है हमें काफ़ी अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करना पड़ता है, तो वहीं साउथ कोरिया भी कर रहा है, ठीक। और साउथ कोरिया मतलब ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सैमसंग हो गया आपका, ये सैमसंग साउथ कोरिया की है, बाकी और भी कई सारी चीज़ें जो हैं साउथ कोरिया की फेमस है। नॉर्थ कोरिया जो है साउथ कोरिया को जो है मिलिट्री डिफेंस डेवलपमेंट करना चाहता है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया से बचने के लिए। चाइना, जापान, रशिया, इन सबसे भी निपटना चाहता है। इजराइल और साउथ कोरिया के अच्छे डिफेंस सिस्टम, मतलब सैन्य मतलब रिश्ते अच्छे रहे हैं। ड्रोन, मिसाइल, राडार, ये जो है ये खरीदे गए हैं, लेकिन डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदा गया है, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और साउथ कोरिया डिफेंस सिस्टम जो है, इसका डिफेंस मिनिस्ट्री जो है लगातार अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करती जा रही है। 2012 में साउथ कोरिया ने जो इजराइल से आर्म सप्लायर की तरीके से बन गया था, बहुत बड़ा रिसर्च और मतलब उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने दी है। 2009 में साउथ कोरिया मिलिट्री ने जो है परचेज़ किया था इजरायली ग्रीन पाइन ब्लॉक बी, ठीक। ये एक ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस राडार था, ध्यान रखना, ठीक। तो क्या नाम था, इजरायली ग्रीन पाइन ब्लॉक बी। ये किसने, साउथ कोरिया ने लिया, इजराइल से लिया। और ये मिसाइल डिफेंस राडार सिस्टम है। इसके अलावा जो है
इनके बीच में, इजराइल और साउथ कोरिया के बीच में जो है राडार सिस्टम के एल्टा नाम का जो है कंपनी उसने बनाया था, उसको भी जो है इन्होंने खरीदा था। ठाट से संबंधित मैंने आप लोग से क्वेश्चन ऊपर पूछ लिया है। साउथ कोरिया जो है कैसे डिफरेंट होगा, मैंने आप लोग बताया। भूगोलिक जो संरचना है इजराइल में वो तो डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे साउथ कोरिया में पहाड़ वहाड़ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से निपटने के लिए होगा साउथ कोरिया वाला, इजराइल का ऐसा नहीं है। ठीक, ऑपरेशनल महंगा भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ये चीज़ मैंने आप लोग पहले बताई। और इजराइल का जो है सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो किससे है, हमास से है, हिजबुल्लाह से है, ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक, कोई कंट्री नहीं है जैसे कि नॉर्थ कोरिया है और उसका अपने जो है काफ़ी भयंकर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं। और साथ ही साथ जो इजराइल की जोग्राफ़ी है डेजर्ट है, साउथ कोरिया जो है एक डिफरेंट जोग्राफ़ी है, माउंटेन टेरेन है। ठीक, साउथ कोरिया जो है उसकी अपने टाइप की जोग्राफ़ी के हिसाब से जो है उसको वेपन सिस्टम बनाना है। इसके निहितार्थ क्या होंगे, इसका जो प्रभाव क्या पड़ेगा, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ईस्ट एशिया में। तो देखिए जापान थोड़ा बहुत घबराएगा, लेकिन उसको पता है कि नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए इसको बनाया जा रहा है, तो इतना ज़्यादा वो अपना रिएक्शन देगा नहीं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रूस ने नौका नाम का मॉड्यूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज रहा है। अब एक बात समझना, आप लोग को पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं आपकी, आती है नासा, यूनाइटेड स्टेट्स, रॉसकॉस्मोस, रशिया, जाक्सा, आपका जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप और कनाडा। ठीक, अब यहाँ पे इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये हवा में रहता है, आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहता है 400 किलोमीटर के आसपास। ठीक, अब इस जो है इसमें कई सारे खांचे बने हुए हैं, मान लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 लोग हैं। ठीक, तो 5 लोग यहाँ पे आपके बने हुए हैं खांचे। तो उसमें क्या है कि रशिया का जो है पीर्स नाम का एक ये था, सिस्टम था, जिसके अंतर्गत जो है डॉपिंग पोर्ट की तरह था, जो भी मतलब इस वाले जो है स्टेशन पर जब इंडिया मतलब ये अर्थ से जैसे जा रहा है तो वहाँ पे जाके डॉकिंग पोर्ट पे था, जैसे कि बंदरगाह होता है ना जहाँ पर कई सारे शिप्स आते हैं खड़े होते हैं, वैसे ही इस स्पेस स्टेशन पे डॉकिंग पोर्ट था। जो भी शिप अर्थ से आएगा वो यहाँ पे रुकता है और फिर एक गेट की तरह काम करता था आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। पीर्स की बात हो रही है। ठीक, जो कि मतलब जो है लोग को जाना है स्पेस में वॉक करने के लिए, जो मतलब ये कॉस्मोनॉट्स होते हैं ये सारे, तो वो इसी गेट के थ्रू जाते थे पीर्स के। अब ये क्या है, इसको डिटैच कर दिया, 22 साल पुराना हो गया था, लेबोरेटरी थी ये। अब जो है ये नौका जो है अब इसको अटैच करेगा रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ये काफ़ी बड़ा है पीर्स से, और इसमें जो है आपका सारी चीज़ें जो है ज़्यादा होंगी, और इसको जोड़ेगा किस हिस्से से जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, उसका नाम है आपका ये रहा नाम, कहाँ गया ये, जवेज्डा नाम से मॉड्यूल होगा, उससे जोड़ेगा जाके इस नौका को। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और जो नौका होगी वो रशिया का स्पेस स्टेशन में सबसे बड़ा और सबसे मुख्य रिसर्च यानी अनुसंधान फैसिलिटी होगी। अब भैया स्पेस में रह के ये लोग रिसर्च ही तो कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखो इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो, हबल टेलीस्कोप मैंने आप लोग को पढ़ाया था, हबल को स्पेस में टेलीस्कोप लगाया गया क्योंकि वायुमंडल के थ्रू जो है धुंधली तस्वीरें आती थी, अच्छा दिखता था। इसी तरीके से जो ह्यूमंस को, हम जैसे मून तक पहुंच गए हैं, हम कई जगह और भी जाना चाहते हैं, मार्स पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में जाने से पहले एक समझ लो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठ के माइक्रो ग्रेविटी में, ठीक है ना, माइक्रो ग्रेविटी में जहाँ पे मतलब ग्रेविटी नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म है, तो जो है वहाँ पे उसी माहौल में रहते हुए अपने आप को तैयार करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक तरीके से लैब है जहाँ पे रिसर्च होती है। ठीक, तो अब ये नौका जो है और बड़ी रिसर्च जो है इनको करने में मदद करेगा। ठीक, कजाकिस्तान से ये फ्लाइट उड़ी थी जिसमें नौका लेके गया है आपका लॉन्च व्हीकल, और 42 फीट नौका मॉड्यूल जो है 42 फीट लॉन्ग है, 20 टन का है आपका। वैसे 2007 में चालू होना इसको जाना था, लेकिन काफ़ी टाइम लगा दिया, पोस्टपोन होता रहा। नौका का वैसे रशिया में मतलब होता है साइंस, ठीक, और ये बिगेस्ट साइंस स्पेस लेबोरेटरी है रशिया की, जो कि अभी तक उसने लॉन्च करी है। साथ ही साथ ये रिसर्च फैसिलिटी को जो है जात की तरह काम करेगा।
इसमें ऑक्सीजन जनरेटर होगा, एक एक्स्ट्रा बेड होगा, एक्स्ट्रा टॉयलेट होगा, रोबोटिक कार्गो क्रेन होगी, ठीक, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाई है। ये जो नया मॉड्यूल है ये प्रोटॉन रॉकेट से गया है, जो कि मोस्ट पावरफुल है, रशिया के द्वारा बनाया गया है, ठीक। और 21 जुलाई को जो है, और ये 8 दिन में रीच हो जाएगा, 8 दिन में पहुंच जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक, 400 किलोमीटर जो है हवा में। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका जो है वो जेवेज्डा मॉड्यूल से जुड़ेगा, जो कि पूरा लाइव सपोर्ट सिस्टम देता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, जितना भी आपका रशिया का जो है एरिया है, ठीक। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि रशिया का जो एरिया है तो उसको जो है आपका कौन प्रोवाइड करता है, जेवेज्डा मॉड्यूल जो है पूरा जो है जीवन समर्थन प्रणाली यही देखता है जेवेज्डा, इसी से जाके नौका जुड़ जाएगा। पीर तो डिटैच हो चुका है, आप लोगों को पहले बता दिया मैंने। हो सकता है देखो वहाँ पे अब क्या करेगा यूपीएससी की, पूछेगा ये रिसेंटली पीर, नौका और जेवेज्डा न्यूज़ में थे, ये बताइए किससे संबंधित है। फिर 4 स्टेटमेंट देगा अलग अलग टाइप के। अगर आपने एक बार भी इसको पढ़ा है तो आसानी से कर लोगे, अदरवाइज जो है गलत हो जाएगा और निगेटिव मार्किंग होती है, तो उससे काफ़ी जो है फ़र्क पड़ जाता है, ठीक। तो ये एक तरीके की नौका जो है मैमथ फ्लोटिंग लेबोरेटरी है, ठीक। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन पर किस तरह का शोध चल रहा है, शोध तो भाई साहब बहुत तरीके का है। और इसमें जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट पे रहते हैं 400 किलोमीटर के आसपास। इसमें एस्ट्रोनॉट जाते हैं माइक्रोग्रेविटी में, कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। 20 साल के ऊपर से ये जो है ह्यूमन जो है वहाँ पे लगातार जाता रहा है, काफ़ी पैसा भी लगा है और काफ़ी ब्रेक थ्रू रिसर्च भी यहाँ पे हुई है। नासा ने 243 पीपल, एज़ पर नासा के अनुसार जो 243 लोग जो 19 कंट्री से जो है विज़िट कर चुके हैं आईएसएस को। 3000 से ज़्यादा रिसर्च एजुकेशन इन्वेस्टिगेशन हुए हैं और 108 कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। और इसमें जो है आपका बायोलॉजी यानी कि मानव शरीर, ह्यूमन फिजियोलॉजी, आपका मानव शरीर, फिजिकल, भौतिक, मटेरियल और स्पेस साइंस, इन सबसे संबंधित जो है शोध हो चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट में होता है 408 किलोमीटर के आसपास, और इसकी स्पीड जो है वो प्रति सेकेंड 7.66 किलोमीटर्स है। आप लोग से मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं। एक तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, जो आपका रोशनी है या फिर जो लाइट है उसकी स्पीड क्या है, स्पीड साउंड की क्या है, और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ईपीएफओ के लिए भी, बाकी अपने एग्ज़ाम के लिए भी, जो भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम है, मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए। ये तीसरी रिपोर्ट है, पहली बात तीसरी एनुअल रिपोर्ट है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक। इसको कौन रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है, जो कि मॉस्पी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पर्सनल के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। एनएसओ जो है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है आपका, ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है, मॉस्पी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन नाम से, ठीक। पहले इसका नाम एनएसएसओ था, आप कंफ्यूज मत होना, अब ये एनएसओ हो गया है, तो ये अलग नई चीज़ है ये एनएसओ। अच्छा, एनएसओ क्या है इसके बारे में बताइएगा, इसमें और क्या कौन सा जो है संगठन जोड़ दिया गया है जो इसको अब एनएसओ बनाया गया है, ठीक, रिसेंटली हुआ ये। तीसरा जो है ऑलराउंड इम्प्रूवमेंट इसमें बताया गया है कि तीसरा जो हमारा ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ, इसमें काफ़ी चौतरफा जो है हमारा सुधार हुआ है काफ़ी। देखते हैं भैया क्या सुधार अभी बताने वाले हैं ये लोग, आपको भी आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ था। पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छा है। अच्छा, 2019-20 का अभी आ रहा है, ठीक है, तो उससे पहले कब हुआ है, 2017-18 में हुआ है, फिर 18-19 में हुआ, फिर 19-20 आया है, ठीक। तो तीसरा वाला ये हो गया, समझ में आ गया आपको। इस बार ये बताया गया है कि जून 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर सिर्फ 4.8% रह गई। मतलब जितने लोग जो है काम ढूंढ रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं, ठीक, तो वो उनमें से बेरोजगार या वर्क करना चाहते हैं या काम ढूंढ रहे हैं, तो उनमें से खाली 4.8% ही लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बाकी सब लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक। काफ़ी अच्छी, ये कैसे निकालते हैं ये भगवान जाने, लेकिन इस तरीके से समझ में नहीं आती बात कैसे है ये। इससे पहले यही जो आंकड़ा था 2018-19 में 5.8 था, आपका 2017-18 में 6.1 था। पैंडेमिक की वजह से इन्होंने अब यहाँ पे थोड़ा सा बताया है कि मंथली जॉबलेस जो मासिक बेरोजगारी दर थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। मार्च 2020 में 9.25% थी। आपका जो है
अप्रैल में जो है 23.5% हो गई थी, फिर उसके बाद मई में फिर से कम हुई थी, 21.5 हो गई थी, और जून में 10.5 के करीब हो गई थी। बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है इसने पीएलएफएस को अप्रैल 2017 में लॉन्च किया था। 17-18, 18-19 और 19-20 के आंकड़े अभी आप देख रहे थे। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, जितने भी लोग जो है काम करने लायक हैं, काम ढूंढ रहे हैं, ठीक, या सिंपल सा कहें तो जो लोग लेबर फोर्स में हैं और जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोला जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाई जो लोग लेबर फोर्स में हैं, कितने लोग हैं। ठीक, अभी मैं एग्जांपल से सारे एक साथ बताऊंगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का जो है क्या होता है कि जो लोग भी काम मतलब ढूंढ रहे हैं, काम करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, या काम के लिए उपलब्ध है, ठीक, अवेलेबल फॉर वर्क हैं, उन सबको जोड़कर पॉपुलेशन से देखा जाए, मान लीजिए काम करने वाले 100 हैं और पॉपुलेशन 110 है, तो ये जो है ये रेट कहलाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। उद्देश्य यहाँ पर जो है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स को देखना है, किसके अनुसार एम्प्लॉयमेंट कितना, बेरोजगार कितना है, बेरोजगारी कितनी है, शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीने में, अर्बन एरियाज़ के लिए 3 महीने में देखना है सर्वे से पहले आपका करंट वीकली स्टेटस, यानी कि करंट वीकली स्टेटस जब जिस दिन से सर्वे हो रहा है उसके 7 दिन पहले। और दूसरा, अगर आपका अर्बन और रूरल एरियाज़ में देखना है तो वहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, यूजुअल स्टेटस भी होगी। यूजुअल स्टेटस में 365 दिन सर्वे से पहले, और CWS मैंने आपको बताया करंट वीकली जो आपका स्टेटस है, यानी कि पिछले 7 दिनों में सर्वे के से पहले। ठीक, ये चीज़ हो गई। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है आपका, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एजेंसी है, ठीक, केंद्र की है। गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिकल सर्विस एक्ट 1980 के अंतर्गत ये जो है इसको उद्देश्य ये मिला है काम करने का। मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, और इसका जो जिम्मेदारी है कि भैया अच्छे से अच्छा जो है इंफॉर्मेशन दो गवर्नमेंट को, ताकि वो अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, साक्ष्य बेस्ड अच्छे डेटा पर पॉलिसी बना सके, नीतियां बना सके, योजना बना सके, निगरानी कर सके, प्रबंधन के डिसीजन ले सके, और वेलफेयर स्टेट का जो हमारा लक्ष्य है, लोगों को बढ़िया तरीके से दक्षतापूर्ण, एफिशिएंट पूर्ण, आपका इफेक्टिव वे में काम कर सके, आउटकम बेस्ड कर सके। ठीक, इकोनॉमी के कुछ बेसिक्स यहाँ पे देख लेते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक, उसको लेबर फोर्स जो लोग भी काम ढूंढ रहे हैं या फिर अवेलेबल हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। वर्कर पॉपुलेशन रेट जो होगा आपका, ये है एम्प्लॉयड जो लोग भी हैं, और डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, तो ये आपका WPR आ जाएगा। प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड, PU अगर देखा जाए तो जितने लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इंटू 100, तो ये आपका प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड आ जाएगा। आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैंने ऊपर बताया कि जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं डिवाइड बाय लेबर फोर्स, जो लोग भी इच्छुक हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं, सबको मिला के तो ये डिवाइड कर दोगे तो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। एक्टिविटी स्टेटस 2 तरीके की होती है, यूजुअल स्टेटस यानी सर्वे से 365 दिन पहले, और करंट वीकली स्टेटस यानी कि सर्वे से 7 दिन पहले कितना काम कैसे क्या कर रहे हो उसके हिसाब से बताया जाता है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित। ठीक, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग, ठीक, या फिर अनुप्रयोग केंद्र। तो यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नॉर्थ ईस्ट के एक सेंटर है शिलोंग मेघालय में, वहाँ पे किस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए समाज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर समाज में प्रॉब्लम्स को ना हो उसके लिए जो है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग किया जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी को, और इसी के लिए एक सेंटर है जो बनाया गया है जो कि शिलोंग मेघालय में संबंधित है। इसकी अभी मीटिंग हुई थी। मेन चीज़ ये है, ठीक, ये वाला क्वेश्चन जो है यूपीएससी वैसे पूछ चुका है GS 3 पेपर में, और यकीन मानिए ये एप्लीकेशन स्पेस टेक्नोलॉजी के मैंने पहले से ही नोट्स बना रखे थे, और मुझे मालूम है आप अगर पढ़ते समय ये खुद सोच के चलेंगे प्रीवियस क्वेश्चन या फिर पैटर्न के अनुसार, या आप सोच के चलोगे कि भैया कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप पहले से ही एक इतने अच्छे अच्छे नोट्स बना लोगे और एग्जाम में आपके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे 132 मार्क्स आए थे GS पेपर 3 में उस साल, ठीक, और बहुत मतलब मेरे ज़्यादातर जो मैंने पहले से पढ़ते समय जो प्रिडिक्ट किए थे कि क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर पढ़ना जरूरी है, वो ज़्यादातर मेरे पास नोट्स पहले से ही थे।
तो ये चीज़ आपको भी ये आदत डालनी चाहिए। हमारे साथ रोज़ अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये आदत आप डाल भी चुके होंगे। देखिए अभी क्या है कि नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो आपका शिलोंग मेघालय में है, इसने जो है आपका सपोर्ट NEC के सपोर्ट के साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशियल डेटा रिपोजिटरी, अब देखो पहले भी इससे पहले वाले में भी हम अनएम्प्लॉयमेंट डेटा निकाल रहे थे एक तरीके से, यहाँ पे हम क्या स्पेशल डेटा निकाल रहे हैं, ज्योग्राफी संबंधित स्थानिक डेटा निकाल रहे, रिपोजिटरी निकाल रहे हैं, ताकि हम उसका उपयोग कर सकें वहाँ की जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने। और यहाँ पर 950 डेटा सेट दिए गए हैं। अब ये डेटा सेट जो है किससे संबंधित हैं? अब वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की ज़मीन, वहाँ के पानी के जो संसाधन हैं, वहाँ की एसेट्स, जहाँ की परिसंपत्तियाँ, यूटिलिटीज़, टेरेन कैसी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सपोर्ट मिल सके, इनपुट एक्शन प्लान हो सके, डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए निगरानी हो सके आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। जितने भी स्टेट्स हैं सब लोग एडवांटेज ले सकते हैं, और इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है नेसक के साथ में, ताकि स्पेस की जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी हम लोग डेटा निकालेंगे उसको जो है हम प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छी जो है सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। ठीक, और इससे जो है यहाँ पर एंक्रोचमेंट भी देखा गया है कि अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई एपिडेमिक प्लानिंग करनी है उसके लिए भी यूज़ किया सकता है। नेसक के जो है जो भी एप्लीकेशंस है वो काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, जैसे कि एग्रीकल्चर में। ठीक, तो अभी एग्रीकल्चर में क्या उपयोग हो सकता है, क्वेश्चन ये अलग से पूछ सकता है, तो आपको ये पढ़ते समय नोट्स बनाने चाहिए थे। ठीक, तो सिल्क फार्मिंग में जो है कि वहाँ पे कोई कीड़ा वड़ा तो नहीं लग गया है, डिजीज़ वीज तो नहीं हो रही, तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी से पहले ही सतर्क हो सकते हैं। नेसक के बारे में अगर आप लोग देखा जाए तो ये एक रीजनल क्षेत्रीय स्पेस सेंटर है, सितंबर 2000 में बनाया गया था। जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का। ठीक, इसरो नहीं आ रहा है इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आ रहा है बीच में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर क्या आता है बताइए? इसरो आता है। ठीक, सही है कि नहीं है? कंफर्म के बताइए कमेंट करके। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे जो है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो होती है, सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी जो होती है उसका यूज़ करते हुए नेचुरल जो मिनरल्स हैं उनको डिस्कवर कर लो। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए वहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाना है। उद्देश्य देखिए नेसक का यही है कि सर्च करो, यूटिलाइज़ करो, जो प्राकृतिक रूप से संसाधन हैं प्रेजेंट हैं उनको ढूंढो रिमोट सेंसिंग के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, और रिसर्च को बढ़ावा दो। ठीक, साथ ही साथ जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर उनको भी जोड़ो, ताकि वहाँ पे जो है स्पेस टेक्नोलॉजी से रिसर्च करके और ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन वहाँ के प्रॉब्लम्स के लिए ढूंढे जा सकें। इससे ये देखिए पर्यावरण को जो है अभी हम बचा सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी बचाता है, जो है संरक्षित करता है वनों को, और एसेस करता है फॉरेस्ट फायर ना हो पाए। पहले बता दें जो राइनोज़ हैं आपके काजीरंगा इन सब पे, तो वहाँ पे जो एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ है, लुप्त प्राय वन जीव हैं, उनको भी बचाया जा सके, और अगर लैंड कवर में कोई अगर चेंज आ रहा है तो वो भी बता सके। साथ ही साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बेहतर उपयोग किया जा रहा है टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन के जरिए। ठीक, नेसक ने ये भी हेल्प किया है कि वेदर में प्रेडिक्शन पहले कर देता है, कोई बिजली की संभावना है गिरने की उसको पहले देख लेता है, लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, और अर्ली फ्लड वार्निंग भी दे देता है। तो कितने सारे अलग अलग जगहों से दिए गए। अब इससे आपको नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। अगर आप पूरी बिगर पिक्चर देखो, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था ट्री और वाटर का रोल, मतलब इंटरेक्शन की बात हो रही थी, ठीक वैसे यहाँ पे बिगर पिक्चर देखो तो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा और डेटा इज़ द न्यू ऑयल, आपने जरूर सुना होगा, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, तो वैसे ही आज हम लोग का जो है 28 जुलाई का जो क्वेश्चन है डेली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस का, वो क्वेश्चन नंबर 73, इसमें मैंने पूछा कि क्या है बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं गवर्नेंस पर, शासन पर, इसके क्या प्रभाव हैं, समाधान दीजिए। ध्यान रखना, मैं पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो। अगर मैंने इम्प्लीकेशन पूछा है तो पॉजिटिव भी लिखना है, सिर्फ नेगेटिव नहीं लिखना है। ध्यान रखना, इम्प्लीकेशन प्रभाव जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मैंने पहले बता दिया, नहीं तो आप लोग जो है इसको ज़रूर गलत करते हो ज़्यादातर लोग। हम लोग आगे अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कॉमन आईएएसपी से, इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, किस ट्रिक्स और मेथड्स का यूज़ करते हुए उसको यहाँ पर देखते हैं। देख, कांडला जो है आपका स्पेशल
इकोनॉमिक जोन, जिसने आंसर देख लिया है प्लीज़ आंसर जो है कमेंट करके जो बताइए। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये बन गया है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट पहला सही है? दूसरा स्टेटमेंट है कि ये लोकेटेड है गांधीधाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। क्या स्टेटमेंट ये सही है कि गलत है? कांडला SEZ जो है ये सारी फैसिलिटीज़ देगा, जैसे कि लैंड, फैक्ट्री, प्रेमाइसेस और लेबर की बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में सप्लाई, ये सब देगा। तो देखिए महाराष्ट्र वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में नहीं है गांधीधाम, ये जो कांडला SEZ है। और ये देश का, ध्यान रखना, देश का पहला ग्रीन SEZ है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इस पे विशेष आर्थिक जोन है। गांधीधाम गुजरात में है, लोकेटेड है कांडला में। और ये फर्स्ट ग्रीन SEZ की जो अवार्ड किया गया है किसके द्वारा? IGBC प्लेटिनम रेटिंग जिसको दिया गया है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है। ये बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम है जो कि कमर्शियल, रेसिडेंशियल, फैक्ट्री, बिल्डिंग इन सबको अवार्ड देता है। और ये IGBC जो है ये काम करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ में, और ये प्रिपेयर कर रहा है ग्रीन SEZ गाइडलाइंस, इसने प्रिपेयर किए हैं। पहला कौन सा है? कांडला। आप लोग से जब मैं बना रहा था वीडियो तो उससे पहले ये क्वेश्चन आ गया था, मतलब करंट अफेयर का ही है। भारत में पहला ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया जिसमें 24 घंटे सातों दिन अब पानी आप नल से पी सकते हैं, टैप से पी सकते हैं, टोटी खोल के पी सकते हैं डायरेक्टली, ठीक। RO, फारो, सारो ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगला जो हमारा टॉप क्वेश्चन है वो है अलेक्जेंडर डैलियम्पल पुरस्कार से संबंधित। अब यहाँ पे सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर भारत के विनय बुधवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त यानी कि कमिश्नर ने अलेक्जेंडर डैलियम्पल पुरस्कार मिला है, ठीक, इनको मिला है विनय बुधवार को। क्या सही है? ठीक। अगला जो स्टेटमेंट है, अलेक्जेंडर डैलियम्पल जो है इनको पहला मतलब अवार्ड जो है ये किसी को दिया जाता है, मतलब किसको दिया? इनको अलेक्जेंडर डैलियम्पल अवार्ड बनाया गया अलेक्जेंडर डैलियम्पल के नाम पर, क्योंकि ये पहले हाइड्रोग्राफर एडमिरल्टी के थे और इसको बनाया गया अवार्ड को 2006 में, ठीक। जो भी रेसिपिएंट होता है पानी में, वहाँ की उस पानी की मैपिंग करना, कैसे कैसे वहाँ से कहाँ से जाना, नेविगेशन करना, इन सब के बारे में जो करता है उसी को ये अलेक्जेंडर डैलियम्पल अवार्ड दिया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ है, देखिए यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही है। इसमें यहाँ पे देखा जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, मान्यता दी जाती है लीडरशिप को जो भी हाइड्रोग्राफी या फिर नॉटिकल क्रिप्टोग्राफी समझो, जैसे कि आप लोग जो है भूभाग जो कोई जो है आपका स्थानीय जो ज़मीन है उसका मैप बनता है, वैसे ही पानी के अंदर का ही मैप बनता, तो उसके संबंधित है आपका अलेक्जेंडर डैलियम्पल जो है अवार्ड, ठीक। और आप लोग से बता दूं एग्ज़ाम पास आ रहे हैं कई सारे लोगों के, EPFO का जो है बड़ा एग्ज़ाम पास आ रहा है, उससे पहले और भी हैं स्टेट PC एग्जामिनेशन वाले। UPSC का 10 अक्टूबर को है। आप लोग से एक ही चीज़ है कि बिल्कुल भी नर्व हंसाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने निगेटिव जो इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी झुंझलाने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो लोग नहीं पढ़ रहे हो तो उनको तो फ्री है, ना कोई डर है ना कुछ है, क्योंकि उनको मालूम है एक रिजल्ट क्या है। देखिए जो लोग पढ़ रहे हैं उनको एंजाइटी होगी, और इन्हीं लोग के मैं ये कोट लेके आया हूँ, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल, ये हमेशा कोई चीज़ जो है नामुमकिन लगती है जब तक हम उसे कर नहीं देते हैं, ठीक। पहली बार मुझे भी प्रीलिम्स निकालना ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सबसे कठिन चीज़ है, लेकिन फिर मैंने 5 बार प्रीलिम्स निकाला, और एक बार जब पहले निकाल लिया था उसके बाद तो एक महीने में निकाला। और UPSC ही नहीं, मैंने UPPSC आपका हो गया, BPSC हो गया, SSC तो मैंने पहली बार जब दिया था तो मैंने उसका मेन सीन देने गया था कि मैंने तो IAS करना था, ये वाली बात है। तो इस तरीके से पहली बार मुझे भी इम्पॉसिबल लग रहा था, तो इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन वाली बात है। घबराइए नहीं, लगातार अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करते हुए प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, ठीक। तो आप लोगों को फिर से बता दूं, UPSC और EPFO के हमारे जो है पेड ग्रुप चल रहे हैं। आप लोग 8564880530 9696066089 पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लाभदायक होने वाला है ये अलग पेड ग्रुप। इसमें संगठित आखिरी के टाइम पे संगठित तरीके से तैयारी करनी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया है ये कोड, ये मोटिवेशन, तो आप लोग प्लीज़ लाइक बटन जरूर तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर सब्सक्राइब करके जोड़िए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन करा सकें, मेहनत को सफल बना सकें। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, लगातार मेहनत करते रहिए।